वेलकम टू जीनियस क्लासेस। अब तक हमने पोषक तत्वों का जो वर्गीकरण था वो पढ़ लिया। अब हम एक एक पोषक तत्वों के उनके कार्य और कमी से होने वाले रोगों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जो हमारा फर्स्ट जो पोषक तत्व है वो है नाइट्रोजन। कौन सा पोषक तत्व है? नाइट्रोजन। इसके हमें क्या क्या इसके लक्षण है, क्या क्या इसकी कमी है और कौन से कमी के कारण कौन कौन से इससे रोग होते हैं और अधिकता के कारण क्या रोग हो जाते हैं, वो सभी के बारे में हम क्या करेंगे, एक एक डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को हमने एन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसका हमने पहले अध्ययन कर लिया था कि ग्रहणशील रूप क्या होता है, NO3 होता है और NH4+ में होता है। पहले हमने बता दिया था कि पिछली क्लास में हमने बता दिया कि नाइट्रोजन है जो पौधे उसे दो रूप में ग्रहण करते हैं। कौन कौन से रूप में ग्रहण करते हैं? एक तो ऋणात्मक रूप से ग्रहण करते हैं और एक कौन से रूप से ग्रहण करते हैं, एक करते हैं धनात्मक रूप से ग्रहण। जो ऋणात्मक रूप से ग्रहण करते हैं वो किसके रूप में करते हैं? NO3- के रूप में करते हैं। और ये पहले बता दिया था कि अधिकतर पौधे जो होते हैं वो किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन को NO3- के रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ एक पोषक तत्व, कुछ एक जो फसल होती है वो किस रूप में ग्रहण करती है पोषक तत्व? नाइट्रोजन को NH4+ के रूप में ग्रहण करते हैं। कौन कौन सी फसल है वो? एक तो है आलू, एक है धान और एक है गन्ना। ये कौन 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 सी है? आलू, धान और गन्ना। ये किस रूप में ग्रहण करते हैं? NH4+ के रूप में ग्रहण करती है। और इन सभी जो ये तीनों फसलें, इनको क्या कहते हैं? अमोनोफिलिक पौधे। इन्हें अमोनोफिलिक पौधे क्यों कहते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करती है? NH4+ के रूप में ग्रहण करती है, इसलिए इन्हें अमोनोफिलिक पौधे कहते हैं। आगे हम बात करें कि नाइट्रोजन के कार्य क्या क्या है, कि पौधों में नाइट्रोजन के कार्य क्या है। तो वानस्पतिक वृद्धि, जो वानस्पतिक पौधों की जो वानस्पतिक वृद्धि है, जो लंबाई है, उसमें बढ़ाने में सहायक होती है। दूसरे, प्रोटीन और अमीनो अम्लों के निर्माण में सहायक। जो पौधों में जो प्रोटीन और अमीनो अम्ल बनते हैं वो किसके निर्माण में, जो कौन सा पोषक तत्व निर्माण में सहायक होता है? तो होता है नाइट्रोजन। आगे हम बात करें तीसरा, जो क्लोरोफिल और पोरफायरिन के निर्माण में सहायक है। ये वर्ड ध्यान रखना, सहायक है, सहायक है, ना कि बनाता है। क्लोरोफिल के निर्माण में खाली सहायक है, बनाता नहीं है। तो क्लोरोफिल और पोरफायरिन रिंग, जो कि इसका क्लोरोफिल का मेन कार्य तो मैग्नीशियम करता है, लेकिन उसके निर्माण में सहायक कौन करता है? वो नाइट्रोजन करता है। आगे हम चौथे नंबर पर बात करते हैं, चाय और सब्जियों में जो रसीलापन बढ़ाता है वो कौन बढ़ाता है? वो नाइट्रोजन पोषक तत्व बढ़ाता है। किसमें? चाय और सब्जियों में। आगे हम बात करें कमी के लक्षण। किसकी कमी के लक्षण? नाइट्रोजन की कमी के लक्षण क्या क्या है? तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण है पुरानी पत्तियों पर पड़ते हैं। मतलब कि जो पौधा है उसकी निचली पत्तियों पर, पौधा है उसकी निचली पत्तियों पर, और जो पुरानी पत्तियां नीचे ही होती हैं, तो पुरानी पत्तियों पर किसकी कमी के लक्षण दिखाएंगे? नाइट्रोजन की। जैसे कि पत्ती, निचली पत्तियों पर क्या होते हैं? पीलापन पड़ जाता है। कौन सी पत्तियों पर? पौधे की निचली पत्तियों पर। और निचली पत्तियां पुरानी पत्तियां होती हैं, तो उनके पर कैसा प्रभाव पड़ता है? वो पीली पड़ जाती है। आगे हम बात करें, जो थर्ड पॉइंट है वो अनाज वाली फसलों में वी आकार का पीलापन देखने को मिलता है। कौन से आकार का? वी आकार का जो पीलापन है वो देखने को मिलता है अनाज वाली फसलों में। अगर हम बात करें शरीर के क्रियात्मक विकार के, नाइट्रोजन की कमी से कौन कौन से फसलों में विकार हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। तो पहला जो रोग है वो फसलों में स्टारवेशन। कौन सा? स्टारवेशन मतलब भुखमरी रोग। भुखमरी रोग, स्टारवेशन। स्टारवेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? भुखमरी रोग। दूसरा हम बात करें फूल गोभी में बटनिंग रोग, ये मोस्ट है और जेट में पूछा हुआ भी है। कौन सा रोग हो जाता है? कमी के कारण। इसमें कमी भी लिख देते हैं नाइट्रोजन की, ये कमी के कारण होता है। कौन? फसलों में स्टारवेशन और फूलगोभी में बटनिंग रोग। आगे हम देखते हैं अधिकता के कारण कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो अधिकता के कारण फूलगोभी में होलो स्टेम। होलो स्टेम क्या कहते हैं? कि जो फूलगोभी जो तना होता है वो क्या अंदर से खोखला हो जाता है, खाली हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? होलो स्टेम कहते हैं। खोखला तना हो जाता है फूलगोभी में। अगला जो रोग है वो है आलू में होलो हर्ट। आलू में क्या हो जाता है? होलो हर्ट। तीसरा जो रोग है लॉजिंग का बढ़ना। लॉजिंग मतलब होता है फसलों का गिरना, क्योंकि जब नाइट्रोजन अधिक दे देंगे, अधिकता नाइट्रोजन की अधिकता हो जाएगी तो फसलों की क्या लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। लंबाई में वृद्धि होगी तो जब हम सिंचाई करेंगे तो वो फसल जो है जो जल्दी गिर जाएगी, इसे क्या कहते हैं? लॉजिंग कहते हैं। तो लॉजिंग का बढ़ना। आगे फसलों की देरी से पकना। जब फसलों की लंबाई बढ़ेगी तो वो क्या है? देरी से पकेगी, तो फसलों की देरी से पकना। आगे रोगों व कीटों का बढ़ना। जब फसलों की लंबाई बढ़ेगी तो क्या है? जब नाइट्रोजन की अधिकता हम पौधों में कर देंगे तो जब फसल की लंबाई बढ़ेगी, तो फसल की लंबाई बढ़ेगी तो उसमें जो उसका तना है वो क्या है? एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, तो उसमें रोग व कीट जल्दी लगेंगे। तो रोग व कीटों का। नाइट्रोजन की हमने बात कर ली थी और अब हम देखेंगे फास्फोरस। तो फास्फोरस के क्या क्या कार्य हैं और पौधों में कैसे प्राप्त होता है। जो फास्फोरस होता है, जो किससे प्राप्त होता है? जो फास्फोरस का स्रोत होता है वो होता है एपेटाइट।
अब इसके कार्य का क्या है, कार्य क्या हमने लिख रखा है कि जो फास्फोरस की जो पौधों की उपलब्धता रहती है वो एक मिडिल पीएच पर रहती है, जैसे 7.2 या 7 के बीच में फास्फोरस पौधों को उपलब्ध हो जाता है। अगर इसे हम ज़्यादा अम्लीय मृदाओं में फास्फोरस का उपयोग करते हैं तो वो क्या होता है, वो क्या है, उसकी अधिकता पाई जाती है दुर्बल अम्लीय मृदाओं में। लेकिन अगर जैसे कि हम प्रबल अम्लीय मृदाओं की बात करें, प्रबल अम्लीय जैसे कि ज़्यादा अम्लीय मृदा है तो उसमें फास्फोरस क्या होता है, कम हो जाता है। और जैसे दुर्बल अम्लीय मृदा है तो उसमें तो फास्फोरस अच्छा खासा रहेगा, लेकिन जो सर्वाधिक अम्लीय मृदा को पीएच है, सर्वाधिक उपलब्धता होती है वो 6.5 पीए पर होती है। लेकिन प्रबल अम्लीय मृदाओं में फास्फोरस की उपलब्धता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर जैसे क्षारीय मृदाओं की बात करें तो अगर क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है तो फास्फोरस की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। अब फास्फोरस के कार्य देखिए, फास्फोरस के क्या क्या कार्य हैं। तो जड़ों के निर्माण में ये फास्फोरस सहायक होता है, फसलों को गिरने से बचाता है, लॉजिंग से बचाता है। जो फसलों की लॉजिंग होती है, जो फसलें लॉजिंग किसे कहते हैं, फास्फोरस को पौधों की जीवन कुंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, की ऑफ लाइफ। की ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पौधों में जो डीएनए और आरएनए होता है उसके निर्माण में सहायक होता है, उसके निर्माण में सहायक होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, की ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, की ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। दुर्बल अम्लीय मृदाओं में फास्फोरस की अधिकता हो जाती है, सर्वाधिक उपलब्धता कितने पीएच पर होती है, 6.5 पीएच पर होती है। प्रबल अम्लीय मृदाओं में फास्फोरस की उपलब्धता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम की, जैसे क्षारीय मृदा है उसमें कैल्शियम की अधिक मात्रा बढ़ जाएगी, कैल्शियम अधिकता हो जाएगी तो फास्फोरस की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कार्य हमने देख लिया, तो जड़ों के निर्माण में, फसलों के गिरने से रोकने में और पौधों की जीवन कुंजी, क्योंकि डीएनए और आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। फास्फोरस के हम और कार्य देख लेते हैं कि और क्या क्या कार्य हैं। तो फास्फोरस को ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, एनर्जी करेंसी। क्यों कहा जाता है ऊर्जा मुद्रा, क्योंकि ये एटीपी, जो पौधों की एटीपी होती है, ऊर्जा होती है, जो एटीपी और एडीपी, इसके निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। और हम बात करें, ये दाने और भूसे के निर्माण में सहायक होता है। दाने और भूसे का जो निर्माण है, जो उसके अनुपात है दाना और भूसा का, उसको क्या रखता है, एक बराबर रखता है। नाइट्रोजन हमेशा ध्यान रखना, नाइट्रोजन भूसे के अनुपात को, जब नाइट्रोजन की हम अधिकता कर देते हैं तो भूसे के अनुपात को क्या करता है, बढ़ा देता है। लेकिन फास्फोरस का क्या करता है, फास्फोरस क्या है, उसको इक्वल कर देता है, बराबर कर देता है दाने और भूसे के अनुपात को। यह अप्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता पैदा करता है पौधों में। ये ध्यान रखना कि सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से ये सूखा सहन करने की क्षमता बढ़ता है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे एक पोषक तत्व में जो प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है, लेकिन जो फास्फोरस होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से करता है सूखा सहन करने की क्षमता। अब हम पढ़ेंगे कमी के लक्षण क्या क्या है, फास्फोरस की कमी के लक्षण क्या क्या है। तो जो निचली पत्तियां होती हैं, निचली और पुरानी पत्तियों पर इसके क्या दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं फास्फोरस के लक्षण। कौन सी पत्तियों में दिखाई देते हैं, पौधों की जो निचली पत्तियां और कौन सी, पुरानी पत्तियां। पत्तियों पर कैसे रंग के धब्बे हो जाते हैं, तो गहरे हरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। पत्तियों पर कैसे हो जाते हैं, पत्तियों पर गहरे रंग के धब्बे हो जाते हैं और बैंगनी कलर के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, बैंगनी रंग के हो जाते हैं। और ये बैंगनी रंग के क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो पत्तियों के किनारे हैं उस पर बैंगनी रंग के धब्बे हो जाते हैं और उस पर एंथोसाइनिन का जमा हो जाता है। अगर एंथोसाइनिन का ज्यादा जमा हो जाता है तो वो पत्तियां कैसे हो जाती है, बैंगनी रंग की दिखाई देती हैं। पत्ते के किनारों कैसे हो जाते हैं, पत्तियों के किनारे एक साइड से लहरदार हो जाते हैं। अब हम बात करें शरीर की आयतात्मक विकार, मतलब कि कौन कौन से फास्फोरस की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो ये हसियाकार पत्ती हो जाती है, सिकल लीफ की तरह। कैसी हो जाती है, सिकल लीफ की तरह हसियाकार, एक हसिया के आकार की पत्ती हो जाती हैं। फास्फोरस की अधिकता वाले क्षेत्रों में Cu और Mn, कौन से पोषक तत्व हैं, Cu और Mn। जब फास्फोरस की अधिकता होगी तो Cu Mn की क्या हो जाएगी, वहां पर कमी हो जाएगी। ये पॉइंट भी ध्यान रखें, जब फास्फोरस की, जिस क्षेत्र में फास्फोरस की अधिकता हो जाती है उसमें Cu और Mn की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जलमग्न भूमियों पे, जहां पर जल भरा हुआ है, पहले से भरा हुआ है, जो जलमग्न मतलब कि जल पहले से भरा हुआ है, वहां फास्फोरस की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। नाइट्रोजन और फास्फोरस की हमने बात कर ली थी। अब जो तीसरा हमारा जो पोषक तत्व है वो है पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम को कैसे लिखते हैं, के से प्रेजेंटेशन करते हैं, पोटेशियम। पोटेशियम का जो हम उपलब्ध रूप है, जो पौधों को उपलब्ध होता है, वो किस रूप में उपलब्ध होता है, K+ के रूप में। अगर इसका हम स्रोत की बात करें, स्रोत क्या है, तो वो है फेल्सपार और माइका। क्या है, फेल्सपार और माइका। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो पौधे हैं, पौधे पोषक तत्वों को किस रूप में ग्रहण करते हैं, पोषक तत्वों को आयनिक रूप में ग्रहण करते हैं। ये आप पहले ही बात कर ली थी, आयनिक रूप में ग्रहण करते हैं। अब हम कार्य की बात करें, पोटेशियम के क्या क्या कार्य हैं। तो यह पौधों की गुणवत्ता में सहायक होता है। क्या होता है, पौधों की गुणवत्ता को क्या करता है,
बढ़ाता है, पौधों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्य। सेकंड कार्य की बात करें तो हम ये स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में सहायक होता है। स्टोमेटा किसे कहते हैं? रंध्र को कहते हैं। स्टोमेटा किसे कहते हैं? रंध्र को। तो रंध्र के खुलने और बंद होने में सहायक, खुलने व बंद होने में सहायक। अब स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में सहायक होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। ये क्या करता है? शर्करा, तीसरा हम क्या देखते हैं कार्य, शर्करा और स्टार्च, शर्करा और स्टार्च के परिवहन में सहायक होता है। शर्करा और स्टार्च के किस में सहायक होता है? परिवहन में सहायक होता है, पौधों में, परिवहन में सहायक होता है। आगे हम बात करते हैं कि जो फोर्थ पोटेशियम का कार्य है वो है सूखा, प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता रखता है। प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता रखता है। सूखा सहन करने की क्षमता रखता है, क्षमता रखता है। प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता रखता है। अप्रत्यक्ष का हमने पहले बता दिया कि फास्फोरस जो है वो किस रूप में रखता है? वो अप्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता रहता है, लेकिन जो पोटेशियम वो प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता रखता है। पांचवा जो हम कार्य देखें, ये शर्करा वाली फसल, शर्करा वाली फसल। शर्करा वाली फसल कौन कौन सी है? जैसे आलू हुआ, आलू, गन्ना, केला। इनके लिए क्या क्या है? शाही उपभोग है, शाही उपभोग है, जिसे इंग्लिश में क्या कहता है? हिडन हंगर, हिडन हंगर कहते हैं। ये शाही उपभोग क्यों है? क्योंकि ये फास्फोरस को, क्योंकि ये फास्फोरस को क्या करते हैं? अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं, अधिक मात्रा में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम का उपलब्ध रूप क्या है? केपिलस है। स्रोत क्या है? फेल्सपार और माइका से प्राप्त किया जाता है। पौधों में पोषक तत्व आयनिक रूप में क्या करता है? ग्रहण करते हैं। कार्य की बात करें, पौधों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। जैसे रेशे वाली फसलों में क्या करेगा? रेशे को बढ़ाएगा। ऐसे ये फसलों की क्या करता है? गुणवत्ता को बढ़ाता है। स्टोमेटा जिसे हम रंध्र कहते हैं, उसके खुलने और बंद होने में सहायक होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। शर्करा और स्टार्च के परिवहन में सहायक होता है। पौधे में एक जगह दूसरे जगह जाने के शर्करा और स्टार्च में क्या करता है? परिवहन में सहायक होता है। प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करता है। अप्रत्यक्ष रूप से कौन करता है? तो फास्फोरस करता है। प्रत्यक्ष रूप से कौन करता है? पोटेशियम करता है। शर्करा शर्करा वाली फसल जैसे आलू हुआ, गन्ना हुआ और केला हुआ, इसमें शाही उपभोग कहा जाता है, क्योंकि ये वाली जो शर्करा वाली फसल है इसे अधिक रूप में ग्रहण करती है। अब हम बात करेंगे पोटेशियम के कमी के लक्षण, कमी के लक्षण कि पोटेशियम के क्या क्या कमी के लक्षण है। तो जो फर्स्ट है वह पोटेशियम के जो कमी के लक्षण है वो निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं? पौधों की निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं, निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। जो पोटेशियम का जो कमी के लक्षण है वो क्या है? पत्तियों में देर से दिखाई देते हैं। पोटेशियम के कमी के लक्षण क्या है? पौधों में देर से दिखाई देते हैं, पौधों में देर से दिखाई देते हैं, देर से। इसलिए इसे क्या कहते हैं? छिपी हुई भूख कहते हैं। क्या कहते हैं? छिपी हुई भूख, छिपी हुई
छिपी हुई भूख कहते हैं। दूसरी कमी के लक्षण की बात करें तो फसलों में क्या हो जाती है, गुणवत्ता में कमी आ जाती है। फसलों की गुणवत्ता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। फसलों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तीसरे हम कमी की बात करें कि फसलों में और कौन कौन से क्या हो जाती है, तो वो हो जाती है जल असंतुलन पैदा हो जाता है पौधों में। क्या हो जाता है, जल असंतुलन पैदा हो जाता है। जल संतुलन पैदा हो जाता है, फसलों में क्या हो जाता है, गुणवत्ता की कमी हो जाती है। चौथा क्या है, चौथा क्या है, पौधों में प्रतिरोधकता क्षमता घट जाती है। पौधों में प्रतिरोधकता क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। और अगर पौधों में प्रतिरोधकता क्षमता घट जाएगी तो कीट व रोगों का आक्रमण ज्यादा हो जाता है। कीट व रोगों का आक्रमण बढ़ जाता है। तो ये हमारा हो गया, पोटेशियम क्या हो गया, पूरा हो गया। तो हमारे हमने जो मुख्य पोषक तत्व है वो पूरा कर लिया है। अब हमारे बचते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।